मूवी शुरू होती है। एक लड़की आयरिस से बड़ी मजे के साथ मॉल में शॉपिंग कर रही थी। तभी उसकी नजर एक लड़का जोश पर जाती है। दरअसल वो भी उसे ही देख रहा था और पहले ही नजर में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और इसी के बाद से वो दोनों एक साथ रहने लग गए थे। इन्हें साथ रहते रहते काफी दिन गुजर गए। एक दिन जोश उसे अपने साथ एक ट्रिप पर लेकर जाता है। वो जगह जोश के दोस्त का घर था, जहाँ सभी दोस्त इकट्ठा हो रहे थे। बहुत ही जल्द दोनों उस लोकेशन पर पहुंच चुके थे। इनकी मुलाकात जोश की एक दोस्त से हुआ जो किसी वजह से आयरिस को पसंद नहीं करती थी। ये दोनों जब अंदर आए तो उस घर के मालिक इनके दोस्त को देखते हैं जो काफी अमीर था। असल में वो एक माफिया भी था और इसी ने ही इन सबको अपने घर आने की दावत दी हुई थी। यहीं पर हम एक लड़के पैट्रिक और उसके दोस्त को देखते हैं जो दोनों भाइयों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। अब वो लड़के होकर प्यार आखिर कैसे कर सकते थे, इसका जवाब हमें आगे पता चलने वाली है। खैर, ऐसे ही मिलते जुलते रात हो गई। ये सारे के सारे लोग बड़े मजे से खूब सारा ड्रिंक करते हैं और साथ में इन्होंने डांस भी किया और खूब मौज मस्ती की। अगली सुबह आयरिस और जोश दोनों घर के पास नदी के बारे में बातें करने लग गए। आयरिस उसे कहती है कि चलो क्यों ना वहाँ चलते हैं, बहुत मजा आएगा। जोश कहा कि तुम चलो, मैं तब तक नहा कर आता हूँ। वो अकेले ही नदी किनारे जाकर खड़ा हो जाती है। उसने जब अपने जेब में हाथ डाला तो उसने देखा कि उसकी जेब से चाकू निकल रहा है। उसे देखकर वो काफी हैरान रह गई, सोचने लग गई कि आखिर ये नाइफ मेरे जेब में कैसे आ गया। तभी यहाँ पर घर का मालिक भी आ जाता है, इसीलिए आयरिस फौरन से चाकू को वापस रख लेती है। वो जैसे ही बहाना बनाकर वहाँ से जाने लग गई, तब मकान मालिक कहने लगा कि इधर ही बैठ जाओ, बातें करते हैं। अब वो रुकना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसके जिद करने पर रुक गई कि तभी वो बहुत ही अजीब बात कहता है, तुम मेरी पीठ पर लोशन लगा दो। यह सुनकर आयरिस को बुरा तो लगने लग गया था, लेकिन वह ऐसा करने लगती है। अब उस मकान मालिक की हरकतें यहीं तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वो फौरन से आयरिस का हाथ को ही पकड़ लेता है। अजीब तरह से उसे हाथ लगाते हुए उसे अपने बहुत ही करीब कर लेता है। आयरिस को बहुत बुरा लगने लग गया। वो बार बार कह रही थी कि ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ दो मुझे, ये बहुत ही गलत हरकत है। लेकिन वो यह कहने लग गया, कोई बात नहीं मेरी जान, जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ तुम भी करो। इस बात से आयरिस को अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। वो बोतल को उठाकर उसके मुंह पर मार देती है। मकान का मालिक गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ जड़ देता है, जिससे वो नीचे गिर गई और इस तरह से इन दोनों के बीच हाथापाई होने लग गई थी। उसने आयरिस के गले को जोर से दबाते हुए दबोचने लग गया। वो बस मरने ही वाली थी। अपने बचाव में आयरिस उसी चाकू को उसके गर्दन में घोंप देती है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। कुछ देर के बाद हाथ में चाकू लिए खून में सनी हुई आयरिस अपने दोस्त के पास आई। कहने लग गई कि मैंने उसे मार डाला और मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, फिर मेरी जान लेने वाला था। जोश भी उसके पास आकर कहता है कि शट डाउन बंद हो जाओ, और उसके ऐसा कहते ही आयरिस बंद हो जाती है। उसके शट डाउन होते ही ये लोग उसे चेयर से बांध देते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि आयरिस कोई इंसान नहीं बल्कि वो तो एक रोबोट है, एक ह्यूमनाइड रोबोट जो एक इंसान जैसा दिखने वाले रोबोट्स होते हैं। अब पैट्रिक का दोस्त जोश कहता है कि ये तो एक मशीन है, आखिर ये कैसे किसी की जान ले सकती है और ये खतरनाक भी नहीं है। जोश ने कहा कि तुम फिलहाल के लिए यहाँ से जाओ, मैं इससे बात करता हूँ और सब कुछ समझा देता हूँ। अब जोश उसे एक बार फिर से चालू करता है। आयरिस अभी भी काफी घबराई हुई थी। वो बार बार एक ही बात किए जा रही थी कि मुझे माफ कर दो प्लीज, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। जोश कहता है कि तुम्हें उसकी जान नहीं लेनी चाहिए थी, वो तुम्हें कुछ नहीं कहता, जानती हो क्यों? क्योंकि तुम कोई इंसान नहीं हो बल्कि एक रोबोट हो। यह सुनकर आयरिस काफी चौंक जाती है, क्योंकि आज से पहले उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। कहने लग गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर मैं रोबोट हूँ तो फिर मैं सब कुछ महसूस कैसे कर सकती हूँ? इस पृथ्वी के सभी चीजों को मैं समझती हूँ, तुम्हारे लिए फीलिंग, इमोशंस, जज्बात के साथ साथ तुमसे प्यार करती हूँ। हमने बहुत सारे वक्त एक साथ गुजारे हैं और बहुत ही ट्रिप्स पर हम साथ में जा चुके हैं। इस पर जोश कहता है कि तुम सिर्फ एक मशीन हो और जो ये सारी चीजें तुम करती रहती हो वो तुम्हारे प्रोग्राम्स हैं, यादें हैं जो तुम्हारे सिस्टम में डाले गए हैं। अब यहाँ से सीन को उस टाइम में लेकर जाया जाता है जब रोबोटिक कंपनी वाले पहली बार आयरिस को जोश के घर लेकर आए हुए थे। कंपनी वालों ने उससे कहा हुआ था कि ये रोबोट कोई आम रोबोट नहीं बल्कि ये बिल्कुल इंसान ही है, इंसानों जैसे ही जज्बात रखती है। तुम बस जल्दी एक बार उसके साथ प्यार दोस्ती बना लो, फिर ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, तुमसे प्यार करेगी। जब आयरिस का सिस्टम पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है तो जोश जाकर उसके सामने बैठ जाता है। आयरिस ने जब जोश को देखा तो उसके साथ प्यार वाला लिंक बना ली थी, जिसका मतलब था कि इस कहानी के शुरुआत में जो हमने प्यार वाला सीन को देखा हुआ था वो असल में हुआ ही नहीं था। वो तो बस आयरिस की यादों में
डाला गया था और इस तरह से इनके प्यार का रिश्ता बना हुआ था। आयरिस उससे प्यार करती है। उसे लग रहा था कि उन्होंने बहुत सारा टाइम एक साथ गुजारा है, लेकिन ऐसा तो नहीं था क्योंकि इन्हें मिले हुए बस एक ही हफ्ते तो हुए थे। लेकिन यादों की वजह से आयरिस को यही लगता है कि मैं कई सालों से जोश के साथ रह रही हूँ। जोश उसे यह भी बताता है कि तुम्हारी आंखों से जो पानी निकलकर बाहर आते हैं वो आंसू नहीं हैं, बल्कि एक नॉर्मल पानी है, क्योंकि तुम्हारे अंदर में एक टैंकर लगाया हुआ है। जब तुम दुखी होती हो या फिर इमोशनल होती हो तो पानी अपने आप ही निकलने लग जाते हैं। यह सारी बातों को सुनकर आयरिस कहने लगी कि मैं चाहे जो भी हूँ, लेकिन मैं फिर भी तुमसे प्यार करती हूँ। यह कहकर वो रो भी रही थी। तभी यहाँ पर जोश की दोस्त भी आ जाती है और पूछने लग गई कि तुमने अभी तक इसे बंद नहीं किया। यह सुनकर आयरिस को पता लग गया था कि ये सभी उसे बंद करने वाले हैं। अपने दोस्त से बात करने के लिए जोश उसे एक कमरे में लेकर जाती है। उनकी बातों से पता चला कि यह सारा प्लान इन्हीं लोगों ने बनाया हुआ था। दरअसल वो जानबूझकर इस घर के मालिक को मरवाकर उसका सारा पैसा खुद लेना चाहते थे। जोश कहता है कि हमारा रास्ता साफ है, मैं कंपनी के आने से पहले आयरिस को रिस्टार्ट कर दूंगा, यानी उसकी यादों को शुरू से शुरू कर दूंगा। वो अब तक का सब कुछ भूल जाएगी और हम उस पर ही इल्जाम लगा देंगे। इधर आयरिस को वही नाइफ जिससे वो माफिया पर अटैक करके उसे मारा था नीचे गिरा हुआ मिलता है। उसे लेने के लिए वो चेयर को खिसकाते हुए उस तरफ जाती है और फिर नीचे गिरकर चाकू को लेने की कोशिश करती है, लेकिन उतने ही देर में यहाँ पर जोश आ गया और जब वो आयरिस के करीब जाने लगा तो वो चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर देती है, जिससे वो जख्मी होकर नीचे गिर गया। आयरिस खुद को चेयर से छुड़ाते हुए जोश का फोन को लेकर घर से बाहर आ गई और जंगल की तरफ भाग जाती है। जोश की दोस्त उसे बस देखते ही रहे, कुछ कर नहीं पाते। पैट्रिक के दोस्त को भी पता चल चुका था कि आयरिस के जेब में चाकू जोश ने रखा हुआ था। जोश उसे बताता है कि यह सब हमारा ही प्लान था और अब अगर कंपनी के आने से पहले हमने उसे नहीं पकड़ा तो हम सभी फंस जाएंगे। वो एक पेन ड्राइव को सामने रखते हुए कहता है कि इसकी मदद से मैं आयरिस में चेंजिंग कर सकता हूँ और उसे पूरा बदल सकता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें उसे पकड़ना ही होगा। अब जोश पैट्रिक के दोस्त को भी पैसे दिखाता है जिनके लिए इन्होंने घर के मालिक की जान ली। जोश ने सभी को बताया कि इन पैसों को 3 हिस्से में बांटेंगे, एक मेरा दोस्त का और एक तुम्हारा, जिन पैसों को हम आपस में ही बांट लेंगे। इस पर पैट्रिक का दोस्त कहने लग गया कि 3 ही नहीं बल्कि 4 होंगे। पैट्रिक को तुम आखिर कैसे भूल सकते हो, वो मेरे साथ है और उसे भी तुम्हें हिस्सा देना ही पड़ेगा। जोश कहने लग गया कि नहीं, मैं यह तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला, हिस्से तो बस 3 ही होंगे। यह सुनकर उसका दोस्त जाकर पैट्रिक को शट डाउन कर देता है। वो फौरन से बंद हो गया। मतलब कि पैट्रिक भी कोई इंसान नहीं बल्कि वो भी एक रोबोट ही है। जोश की दोस्त उसे बताती है कि यहाँ टोटल $12 मिलियन हैं, जिनमें से $4 मिलियन हम तुम्हें देने वाले हैं। तुम्हें बस हमारे साथ मिलकर आयरिस को ढूंढना है, इसमें तुम नहीं फंसोगे। वो मान तो गया लेकिन कहने लग गया कि गन मैं अपने पास ही रखूंगा क्योंकि आयरिस बहुत ही खतरनाक है। जिसके बाद वो पैट्रिक को भी दोबारा से स्टार्ट कर देता है। उधर हम देख पाते हैं कि आयरिस जंगल में भागते हुए काफी अंदर तक पहुंच चुकी थी। जोश का फोन उसके पास तो था, जो कि अच्छी बात यह भी थी कि उसे उस फोन का पासवर्ड पता था। फोन को खोलते हुए डिवाइस कंट्रोल में जाकर अपने सेटिंग्स को बदलना शुरू कर देती है। उसे इंटेलिजेंस वाला ऑप्शंस दिखाई दी, शरीर का दिमाग का, जो कि 40% दिखा रहा था, लेकिन उसे बढ़ाते हुए 100% कर लेती है, यानी कि अब उसका दिमाग सभी के मुकाबले में काफी तेज काम करेगा। ऐसा करते ही उसके अंदर बदलाव हो चुका था। वो चारों दोस्त जंगल के अंदर तक आ गए थे। जोश कहता है कि हमें 2 टीम बनाकर अलग अलग जाकर आयरिस को ढूंढना होगा, क्योंकि इस तरह से हम बहुत ही आसानी से उसे ढूंढ भी लेंगे। और अब ये लोग अलग अलग होकर आयरिस को ढूंढना शुरू कर देते हैं। आयरिस जब पैट्रिक और उसके दोस्त को देखती है तो फौरन से एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और उनकी बातें सुनने लग जाती है। पैट्रिक का दोस्त उसे बताता है कि जोश और उसके दोस्त ने बहुत ही गलत किया। उन्होंने काफी दिन पहले एक घर के मालिक हमारे दोस्त को मारने का प्लान बनाया हुआ था, लेकिन इस बारे में मुझे नहीं बताया। हालांकि जोश कहता है कि वो मुझे दोस्त मानता है, लेकिन यह सब झूठ है। अगर उसने मुझे दोस्त मानता तो वो मुझे इस बारे में जरूर बताता। उसे मरवाने के लिए जोश ने आयरिस को इस्तेमाल किया। जोश ने आयरिस को इसीलिए खरीदा क्योंकि आयरिस के मदद से ही जोश उस माफिया को मरवाना चाहता था, क्योंकि ऐसे ही उसका काम आसान लगा था। और अब जब वो फंस चुका है तो मुझसे मदद मांग रहा है। यह सुनकर पैट्रिक कहने लग गया कि मैं भी तो एक रोबोट हूँ ना, तो तुम भी मेरे साथ क्या ऐसा ही करोगे। दरअसल उस पता चल चुका था कि मैं भी एक रोबोट ही हूँ। उसका दोस्त सुनकर पहले तो वो काफी हैरान हुआ, पूछने लग गया कि तुम्हें
तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ? पैट्रिक कहने लग गया कि यार मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और काफी दिनों से तुम्हारे साथ भी रह रहा हूँ, बस पता चल गया। आगे हम यहाँ देख पाते हैं कि पैट्रिक और उसके दोस्त एक दूसरे से मिले हुए थे और कैसे उनमें दोस्ती हुई। दोनों किसी एक फेस्टिवल में मिले हुए थे और इनके बीच रिश्ते की बॉन्डिंग हो गई। तब उसका दोस्त कहता है कि तुम बेफिक्र रहने की कोशिश करो यार, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा, क्योंकि सच में तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम बहुत ही अच्छे हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए सब करते हो। अभी इनकी बात चल ही रही थी कि अचानक से आयरिस के हाथ में लिए फोन पर बेल हो जाती है, जिससे इन दोनों को पता चल गया कि आयरिस पेड़ के पीछे है। पैट्रिक का दोस्त गन निकाल लिया था और यह देखकर आयरिस भागने लग गई तो वो शूट करने लग जाता है, लेकिन निशाना ठीक से नहीं लगता। यह देखकर पैट्रिक का दोस्त दूसरे साइड पर जाता है और जब आयरिस भागते हुए आगे बढ़ रही थी तो वो सामने से आकर उसे पकड़ लेता है, जिससे यह दोनों घसीटते हुए नीचे गिर जाते हैं। लेकिन इससे पहले वो गन को लेकर दोबारा से आयरिस पर हमला करता वही उसे पकड़ लेती है। अब इन दोनों के बीच हाथापाई होने लग चुकी थी, लेकिन इसी बीच गन ट्रिगर हो जाती है। गोली सीधा पैट्रिक के दोस्त को लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब यह सब कुछ ऊपर पेड़ पर खड़ा हुआ पैट्रिक भी देखे जा रहा था। और अब जब जोश के साथ उसकी दोस्त भी यहाँ आए, लेकिन आयरिस एक घर की तरफ भाग जाती है। वो जोश की हाई टेक्नोलॉजी वाली कार में बैठ जाती है और उसे लॉक्ड कर लेती है। तब तक जोश भी यहाँ पर आ चुका था, जो दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन कार चल नहीं रही थी क्योंकि वो आवाज की कमांड देने पर ही स्टार्ट होती थी। आयरिस ने जब अपने आवाज में गाड़ी को चलने के लिए कहा तो वो मैच नहीं करती। उसके पास वक्त कम था क्योंकि जोश कांच को तोड़ने लग गया था। अब आयरिस अपना दिमाग लगाती है। वो सेटिंग्स में जाकर अपनी आवाज को बदलकर जोश जैसा बनाने लग जाती है। जल्द ही उसके जैसा आवाज बनकर मैच हो गई और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और आयरिस यहाँ से भाग गई। लेकिन यहाँ पर जोश का भी दिमाग काम कर गया। वो फौरन से घर के अंदर आया। घर के मालिक का फोन को लेकर पुलिस में रिपोर्ट यह कर देता है कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। जैसे ही रिपोर्ट रजिस्टर्ड हुआ, गाड़ी एक रोड के किनारे आकर अपने आप ही बंद हो जाती है। फिर जोश उसी फोन से अपने फोन पर कॉल लगाया और जब आयरिस ने फोन को उठाया तो जोश कहने लग गया कि प्लीज तुम घर वापस आ जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब क्योंकि तुम एक रोबोट हो तो तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी, और अगर तुम्हें इस बात का दुख भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे अंदर बदलाव कर दूंगा जिससे तुम सब कुछ भूल जाओगी और हम फिर से एक साथ रहने लग जाएंगे। इस पर आयरिस कहने लग गई कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अब मैं दोबारा से तुम पर भरोसा करके गलती नहीं करने वाली। तुमने तो घर के मालिक को मारने के लिए मुझे इस्तेमाल किया है। जंगल में पैट्रिक और उसका दोस्त बातें कर रहे थे और मैंने उनकी सारी बातें सुन ली हैं। अब मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी और दोबारा कभी भी लौटकर तुम्हारे पास नहीं आऊंगी क्योंकि मैं भी जीना चाहती हूँ। अब जैसे ही कॉल कट हुआ, जोश भागते हुए पैट्रिक के पास पहुंचा। वो उसकी दोस्त का फोन लेकर पैट्रिक में चेंजिंग करने लग गया और उसके गुस्से को 100% कर देता है। यह बदलाव करने के बाद वो पैट्रिक को रिस्टार्ट कर देता है और जब वो दोबारा से अपनी आंखें खोलता है तो इस बार उसके सामने जोश मौजूद था। यहाँ पर इन दोनों के बीच प्यार दोस्ती का रिश्ता बन जाता है और पैट्रिक अब जोश से प्यार करने लग गया था। जोश उससे कहने लग गया कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, लेकिन आयरिस हमें तो अलग करना चाहती है, तुम्हें जाकर उसे रोकना ही होगा। अभी आयरिस जोश के कार की कांच को तोड़ने में लगी हुई ही थी कि तभी उसी टाइम एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। वो यह देखकर गाड़ी से उतरकर बाहर आया। तब तक आयरिस भी बाहर आ चुकी थी। अब आयरिस को इस तरह से प्रोग्राम किया गया हुआ था कि वो झूठ नहीं बोलती, और जब ऑफिसर उसे यह पूछने लग गया कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो, तो वो कहती है कि पास में ही एक घर है, हम सभी दोस्त वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। अब ऑफिसर को पता था कि वो घर किसका है, इसीलिए वो आयरिस से कहने लगा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सुरक्षित तरीके से उसके पास छोड़ आता हूँ। यह सुनकर आयरिस बता देती है कि मैंने उसे जान से मार डाला है और अब मेरे दोस्त मुझे जान से मारने के लिए मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इसीलिए मैं दोबारा से उनके पास नहीं जाना चाहती। इतने ही देर में यहाँ पर पैट्रिक आ गया। वो बिना कुछ सोचे समझे उस ऑफिसर पर हमला कर देता है। वो पीट पीट कर काफी बुरी तरह से उसे जान से मार देता है। फिर वो जोश का फोन को लेकर आयरिस को शट डाउन करता है और उसे लेकर वापस आ जाता है। अब जब जोश के इस वाले दोस्त को सारा मामला काफी सीरियस होता हुआ नजर आ रहा था तो वो सारे पैसों को पैक करने लग गई थी। वो जोश से कहने लग गई कि मैं तो यहाँ से निकल रही हूँ, अब इस मामले को तुम ही निपटाओ। जोश कहने लगा कि तुम मुझे इस तरह अकेले ही छोड़कर नहीं जा सकती, मैंने तुम्हारे ही खातिर घर की मालिक की जान
ले ली और अब तुम्हें भी मेरे साथ ही रहना होगा। लेकिन वो तो थी जिद्दी, उसकी एक भी बात नहीं सुनती। वो जब यहाँ से जाने लग गई तब जोश उसे रोकने की कोशिश करता है। जब वो नहीं सुनती तब वो पैट्रिक को उसे रोकने को कहता है। अब क्योंकि पैट्रिक के अंदर बस गुस्से की आग जोश ने भर दी थी, इसलिए वो उसे रोकने के लिए उसके पीठ में चाकू को घुसा देता है, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गई और काफी तेजी से उसका खून निकलने लग गया और बहुत ही जल्द उसने अपना दम तोड़ दिया। अब उसकी लाश को ठिकाने लगाने के बाद जोश फिर से आयरिस को दोबारा से स्टार्ट करता है, लेकिन उसने आयरिस के हाथ को चेयर से बांधे थे, इसीलिए अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। जोश कहता है कि मैं तो तुम्हारे अंदर चेंजिंग करके तुम्हें रिस्टार्ट करना चाहता था ताकि तुम्हारे अंदर के सेव हुई डेटा डिलीट हो जाए, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें खत्म कर देना चाहिए। आयरिस, जिसका दिमाग अब 100% काम कर रहा था, कहने लग गए कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। वो और भी कई सारी बातें करती हैं जो सिर्फ जोश के दिमाग में चल रही थी, जिससे जोश को अंदाजा हो गया कि उसका दिमाग कितना तेज काम कर रहा है। इसीलिए वो उसकी इंटेलिजेंस को पूरी तरह से जीरो कर देता है, यानी दिमाग का नामो निशान ही मिटा दिया, जिससे अब वो जोश के कंट्रोल में आ गई। जैसे जैसे वो कह रहा था, आयरिस बिल्कुल वैसा वैसा ही किए जा रही थी। वो उसका एक हाथ आगे करके नीचे मोमबत्ती पर रख देता है। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि उसे तकलीफ हो और आयरिस अब जलने लग जाती है। अब जोश कंपनी में फोन कर देता है ताकि वो आकर आयरिस को ले जाए। आयरिस का पूरा हाथ ही जल चुका था और अब उसका मशीनरी वाला हाथ दिखाई देने लग गया था और अब वो पैट्रिक को कहकर आग बुझवा देता है। फिर उसके कहने पर गन हाथ में लेकर अपने सर पर रख लेती है और जब वो गन की ट्रिगर दबाने को कहा तो वो खुद को शूट भी कर लेती है, जिससे अब वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। कुछ टाइम के बाद जब रोबोटिक कंपनी वाले लोग आयरिस को लेने के लिए आते हैं तो वो उन्हें झूठी कहानी सुना देता है। गवाही के तौर पर उसने पैट्रिक का रूप पुलिस वाला बना दिया था। वो जोश के हाँ में हाँ मिलाए जा रहा था, इसीलिए कंपनी वाले उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन वर्कर कहने लगा कि सच जो भी है वो तो हम पता लगा ही लेंगे, क्योंकि फ्रॉड से बचने के लिए हमने हर रोबोट के अंदर एक डिवाइस लगाई होती है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड होता रहता है। और अच्छी बात तो यह है कि डिवाइस रिकवर हो सकती है क्योंकि गोली सर में लगी हुई है, जबकि रिकॉर्ड करने वाली डिवाइस तो पीछे कमर में लगी हुई है। यह सुनने के बाद तो जोश के अंदर की बेचैनी बढ़ने लग गई थी, क्योंकि डिवाइस रिकवर हो गई तो उसकी असलियत सभी के सामने आ जाएगी। खैर, कंपनी वाले आयरिस को अपने वैन में डाल देते हैं और उसे ले जाकर उस रिस्टार्ट के प्रोसेस पर लगा देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ से जाते, इनके सामने पैट्रिक आ जाता है और फौरन से ड्राइवर को शूट करके उसकी जान ले लेता है। दूसरा आदमी यह देखकर डर गया और अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग जाता है। आयरिस का रिस्टार्ट जैसे ही कंप्लीट हुआ तो वो दोबारा से जाग जाती है। जंगल में पैट्रिक भी उस दूसरे वर्कर तक पहुंच गया था, लेकिन उसके गन की गोलियां खत्म हो गई थीं। इसीलिए पैट्रिक उसकी गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश करने लग जाता है कि उसी टाइम पर यहाँ आयरिस भी आ गई। वो पैट्रिक पर हमला करती तो है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वही आयरिस को थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है और वो हमला करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तब आयरिस कहने लग गई कि जोश ने तुम्हारी यादों को मिटा दिया है। वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल कर रहा है, जैसे उसने मुझे किया हुआ था। तुम्हारा असली दोस्त जिसे तुम प्यार करते थे वो मारा गया है। तुम याद करने की कोशिश करो कि जोश तुम्हारा प्यार नहीं है। और जब पैट्रिक अपने दिमाग पर जैसे ही जोर लगाया तो उस धीरे धीरे सब कुछ याद आने लग जाता है कि हाँ, सच में मेरा दोस्त जिसे मैं प्यार करता था उसकी तो मौत हो गई है। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और खुद अपनी ही जान ले लेता है। अब आयरिस कंपनी के दूसरे वर्कर से कहने लग गई कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तब वर्कर ने उसके अंदर वैसा चेंजिंग्स कर डाला जैसा वो चाहती थी। फिर आयरिस जोश के पास चली गई। वो अपने फोन के जरिए उसे बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो बंद ही नहीं हो रही थी, क्योंकि वर्कर ने आयरिस के अंदर बदलाव कर दिया था। चेंजिंग्स के बाद अब उसे कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इस बात से आयरिस को खुशी होती है। अब सीधा आयरिस जोश पर गन तान देती है। जोश उसे कहता है कि तुम मुझे नहीं मारोगी क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो ना। अब यह कहानी एक नया मोड़ ले लेती है, क्योंकि एक बार फिर से आयरिस जोश की बातों में आ चुकी थी, लेकिन वो उस पर हमला कर देता है। वो काफी बुरी तरीके से उसे उठा उठाकर इधर उधर मारने फेंकने लग गया। फिर वो उसे पकड़कर कहता है कि तुम्हें कैसे कंट्रोल करना है मैं अच्छे से जानता हूँ। उसके हाथ में आयरिस की लाई हुई गन थी और इस बार वो आयरिस को वहाँ मारने वाला था जहाँ पर आयरिस का डेटा सेव होती है। लेकिन
लेकिन इस बात से वो अनजान था कि आयरिस के हाथ में भी हथियार है और वो बिना टाइम वेस्ट किए उसके सर में नाइफ को सीधा घुसा देती है, जिससे मौके पर ही वो मारा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आयरिस अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश है, काफी अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रही है, वो भी बिना किसी के कंट्रोल में। अब उस पर हुकूमत देने वाला कोई नहीं था, वो बिल्कुल आजाद थी, वो जो चाहे अपनी मर्जी से कर सकती थी। सारे पैसे और एक आलीशान कार को लेने के बाद कहीं और रहने के लिए चल पड़ती है। उसे उम्मीद थी कि मेरी नई जिंदगी बहुत ही खुशहाल होने वाली है, और यही दिखाते हुए यह कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आगे और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।